हमें चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे। थोड़ा बहुत खाली हम लोग डिस्कस किए थे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कुछ क्वेश्चन दो चार तो उसका ऊपर किए थे। आज चलो कुछ और क्वेश्चन उसका ऊपर करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियरिटी। हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात कर रहे हैं। पहले तो ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है वो भी जानते हो, बट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या बोलते हैं हमारा क्या कोलिनियरिटी क्या होता है, वो कैसे प्रूव करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसी के ऊपर करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको बोला क्या है कि ये जो कंसेप्ट लगा के देखो कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ओके, शायद हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे कि एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होता है, वाई एक्सिस से कितना होता है, ओरिजिन से कितना होता है, ठीक है। तो उसी चीज के ऊपर हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो बता मेरे को एक पॉइंट का डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से कितना होता है हमको कैसे पता चलता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस। ये देखो, ये हम बात कर रहे हैं इसका बारे में, हम इस चीज का बारे में बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से कितना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है हम पता करने के लिए यहाँ से एक्स एक्सिस का ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या होता है, यू कैन सी दिस इज नथिंग बट वाई। मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो होता है वाई, ओके। लेकिन बात है कि ये तो जरूरी नहीं है ना कि वो वाला जो क्या नाम है उसका पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हो सकता है वो सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लिए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है 2,-3, ऐसे हो सकता है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस y से x एक्सिस से पूछूं तो हम तो यहाँ से ये तक ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये वाला पॉइंट -3 है, तो मैं क्या डिस्टेंस को -3 बोलूंगा, नहीं बोलूंगा ना। तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि ये -3 का मॉड, ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई का डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से है तो हम लिखते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ x, y, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है y, या फिर हम बोल दे कि y का मॉड। और फ्रॉम y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस का बात करूं तो शायद पता चल गया होगा कि ये नथिंग बट x का मॉड होना चाहिए। और फ्रॉम ओरिजिन का बात अगर करेंगे तो फ्रॉम ओरिजिन, तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो जाएगा √x² + y²। तो ये हो गया ये डिस्टेंस, गॉट इट ना। चलो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन जो बोला है हमको, उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये पॉइंट दिया है 3-4, तो बीट ए का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, टेल मी कितना होगा, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा रे, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। -4 लिखा है फिर, लेकिन उसका मॉड ले लेंगे हम, तो -4 का मॉड = 4 यूनिट्स हो गया। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट्स। अगर मैं बिट बी का बात करूं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस का बात करूं, ये तो 3 है, ऑलरेडी प्लस है, तो और क्या करेंगे इसमें, यही इसका आंसर है। और अगर मैं इसका डिस्टेंस कहां से बोलूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं कि होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट अंडर ले लेंगे एक्स का स्क्वायर, 5 हाँ एक्स का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो गया प्लस -4 का स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है 5। So that is how I can find out एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है, वाई एक्सिस से क्या होता है और ओरिजिन से क्या होता है, दैट वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, चल आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस वन। ओके, तो हमको बोला है कि एक्स एक्सिस का ऊपर एक पॉइंट निकालो जो कि ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस में ही, मतलब एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा। सॉरी, ये दो पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो इक्वल रहेगा। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, 0 होता है। ये तो पता है ना सबको। एक्स एक्सिस का ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है उसका कोऑर्डिनेट्स x, 0 होता है। ओके ना, तो हमको बोला है कि एक्स एक्सिस का ऊपर पॉइंट निकालो, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वो पॉइंट को x, 0 लिख लूंगा, अल्फा, 0 लिख लूंगा, k, 0 लिख लूंगा, कुछ भी ऐसे लिखूंगा और उस पॉइंट का नाम कुछ दे दूंगा। फिर ये दो पॉइंट ये दो पॉइंट का नाम दे देता हूँ। पहले नाम ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट का नाम लेता हूं मैं ए हमको दिया है कितना 5,9 और बी ये हमको दिया है कितना -4,6। लेट P इज योर x, 0। जो P है वो हो गया हमारा x, 0। मतलब ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस का ऊपर हो गया जो कि x, 0 है। अब बात हो गया क्या कि इस पॉइंट का क्या कंडीशन दिया है, क्वेश्चन का हिसाब से बोला है कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P A और B से इक्विडिस्टेंस में है, therefore PA is equal to PB। मतलब PA का वैल्यू और PB का वैल्यू सेम होगा। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस में, तो PA और PB का वैल्यू सेम होगा। ये हम ले लिए सिचुएशन। अब इसमें से हम अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो इट विल बी PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो हम स्क्वायर कर लिए, इसका मतलब हमको रूट ओवर लगाना नहीं है, चलो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता है ना सबको। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब हम P और A लेते हैं, ये हमारा x1 y1 आएगा, ये हमारा x2 y2 आएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 5 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, उसका स्क्वायर है तो रूट ओवर देंगे नहीं, इज इक्वल टू PB का स्क्वायर, PA है BA है, तो -4 - x का होल स्क्वायर, -4 - x का होल स्क्वायर प्लस वो कितना हो गया 6 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर एक्सेट्रा लगा लेते हैं, फिर सिंपलीफाई करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो हो गया कितना 25 + x स्क्वायर -10x + 81 इज इक्वल टू 16 + x स्क्वायर + 8x + 36। So this is what we are getting here। तो उसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बच गया उसमें से लिखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो रहने देते हैं, बाकी जो बच गया लिखते हैं। ये 25x, अच्छा x सबको इधर कर देते हैं, नंबर सबको एक तरफ कर देते हैं, तो ये -10x आ गया, -8x आ गया, दैट इज कमिंग टू द लेफ्ट। और राइट हैंड साइड में ये जो नंबर दोनों को जोड़ोगे तो आ रहा है, मेरे को लगता है कितना, 52 आ रहा है। 52 इधर से ये चले गया कितना, 106 -106। ओके, तो ये बन गया हमारा -18x, ये बन गया हमारा -54। तो x का वैल्यू आ गया 3, इसका मतलब हमारा P पॉइंट जो है वो पॉइंट हो गया हमारा कितना, P हो गया हमारा 3,0। जल्दी से बता दो सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो बाकी अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या, ये जो पॉइंट का बारे में लास्ट क्लास में बता भी रहा था, थोड़ा उसका बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं सारी चीज को मैं बता देता हूँ, है ना, एक बार में हम सारी चीज को बता देते हैं, तो उसको नोट करके रख लेना है तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो करेंगे, है ना। ये हो गया हमारा ट्राइंगल, मान लेते हैं दिस वन इज ए ट्राइंगल, यू कैन नेम इट ए। ये हो गया हमारा x1, y1, b, ये हमारा हो गया x2, y2, और ये c, ये हमारा हो गया x3, y3। तो हमको a b c मिल गया, दिया हुआ एक ट्राइंगल है a b c। तो इसमें ट्राइंगल में क्या होता है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ओके, स्मॉल a हमारा हो जाता है BC, मतलब BC को हम स्मॉल a बोलते हैं, BC जो लेंथ है वो स्मॉल a बोलते हैं, और स्मॉल b हो जाता है AC, और स्मॉल c हो जाता है AB। तो ये चीज हमको पता है, पहले से भी हम पढ़े हैं स्कूल में, जब हम मेंसुरेशन पढ़े थे कि ट्राइंगल ABC है, तो उनमें कोई भी साइड ले, कोई भी पॉइंट ले लो, वर्टेक्स ले लो, उसका ऑपोजिट साइड जो होता है उसको स्मॉल लेटर में हम डिनोट करते हैं, सब चीज हम जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ट्राइंगल के बारे में 2-4 पॉइंट डिस्कस करते हैं, ओके ना। पहला हो गया क्या, इसका सेंट्रोइड क्या होता है, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, और क्या होता है y1 + y2 + y3, ओ सॉरी हम दो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ना, 3D भी पढ़ा रहा हूँ सेक्टर 12 में ना, तो इसीलिए वही चीज हमारा दिमाग में आ गया। हाँ तो ठीक तो है, 3 तो है, जेड नहीं है, प्लस x3 / 3 y1 + y2 + y3/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा सेंट्रोइड, ओके ना। अच्छा, इसका इन सेंटर होता है एक ठो, क्या होता है एक ठो इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या हो गया, अगर ये ट्राइंगल का अंदर में एक सर्कल ड्रा करूं, तो ये सर्कल 3 पॉइंट को टच करके, सॉरी 3 लाइन को टच करके जाएगा, इसका जो सेंटर होता है इसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर क्या है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c। ऐसे आ गया क्या हमारा, ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाय a + b + c। ये हो गया हमारा क्या, इन सेंटर। तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकल गया, इन सेंटर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल का और चीज निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो होता है क्या होता है उसको, ऑर्थो सेंटर, ओके। इट इज व्हाट, इट इज द point of intersection of the altitudes
लेकिन फिलहाल हम इसको निकाल नहीं पाएंगे जब तक हमारा एक तो इक्वेशन ऑफ लाइंस हम लोग नहीं पढ़े हैं। फिलहाल हम इसको निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको हम खाली एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए निकालेंगे। वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, for right angled triangle it is the vertex where right angle is formed. Right angle is formed मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिस जगह में फॉर्म हो रहा है राइट एंगल, वही वाला ही हमारा इसका क्या हो गया? ऑर्थोसेंटर। और बात हो गया फिर क्या? ऑर्थोसेंटर का बाद नंबर डी हम लिख रहे हैं सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, ओके। ये क्या है? एक ऐसा पॉइंट है, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट inside the triangle from which the vertex are equidistant. Vertex are equidistant मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि वर्टेक्स सब इक्विडिस्टेंस होगा। लास्ट क्लास में बता भी रहा था, ओके। इसका ऊपर हम लोग खाली क्वेश्चन नहीं किए थे। मतलब PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल का, अगर क्या नाम है उसका, सर्कमसेंटर को मैं P नाम से लिखता हूँ। अगर एक ट्रायंगल का सर्कमसेंटर को मैं P नाम से लिखूंगा तो फिर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। अच्छा, अब सोचो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर इसका सर्कमसेंटर जो होता है उसका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट में रहता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर, सॉरी क्या नाम है, सर्कमसेंटर, या फिर इट इज लिख देते हैं, इट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। इट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। बोलो, सबको समझ में आ गया? ये चीज याद रखने वाला चीज, समझने वाला चीज नहीं है, ये सब याद रखने वाला चीज है। चलो हम क्वेश्चन करते हैं इसका ऊपर। तो क्वेश्चन हमको पता है कि तीनों को ऐड करेंगे बाय 3 कर देंगे, हो जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं किसका ऊपर है, देखते हैं, ओके। देखो क्या लिखा है, फाइंड द इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। एक ट्रायंगल दिया है, उसका 3 तो वर्टेक्स दे दिया है। एक ट्रायंगल दिया है, उसका 3 वर्टेक्स दे दिया है। हमको बोला है कि उसका इंसेंटर निकालो। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करते हैं ना। एक ट्रायंगल बना दो, नाम दे देते हैं ना A, B और C, और इनका कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। A का कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं -36 और 7। B का लिख देते हैं 27, 20 और 7, और C का लिख देते हैं क्या, 0, -8। चलो ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या बोला है निकालने के लिए? इंसेंटर। इंसेंटर निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, व्हाट इज इट? ये फॉर्मूला है ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c, फिर ay1 + by2 + cy3 / a + b + c। तो इसका मतलब है कि हमको a b c पहले निकालना पड़ेगा। a b c ये हमको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो a होता है हमारा bc, a = bc। अब हम bc निकालेंगे कैसे? रूट अंडर, यहाँ पे देख सकते हो b है, यहाँ पे देख सकते हो c है। तो bc क्या हो जाएगा फिर? this minus this का स्क्वायर प्लस this minus this का स्क्वायर। तो इट इज कमिंग 20 का स्क्वायर
प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 15 का स्क्वायर हो गया 225, तो रूट ओवर हो गया 625 का रूट ओवर जो कि 25 हो रहा है। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया सबको? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, क्लास 8, 9, 10 से यूज कर रहे हैं, तो पूरा दिखा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट यहां से कैलकुलेशन करके पुट कर दे रहा हूं। 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस 8 हो गया प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा a। फिर हम लिखते हैं b। b हमारा कौन सा है? इसका आगे मतलब ac। ac कैसे निकालेंगे? 0 माइनस ऑफ माइनस 36 मतलब प्लस 36 का स्क्वायर। ओके, प्लस ये बन गया हमारा कितना बताओ? माइनस 8 माइनस 7 का स्क्वायर। माइनस 8 माइनस 7 मतलब माइनस 15 का स्क्वायर, तो माइनस 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1296 हो रहा है, और ये हो गया 225। तो इसका रूट ओवर निकालेंगे तो कितना हो रहा है जरा देख के बताओ। तो ये कितना हो गया? 12, 14, 1500 समथिंग आ रहा है। चलो जोड़ देते हैं, ये 1 हो गया। ठीक है, 9 plus 2 11, 11 plus 1 12, ऑलराइट, देन इट इज कमिंग 1521। इसका रूट ओवर कितना है रे? समथिंग आई थिंक कमिंग 49 आ रहा है क्या? 50 का स्क्वायर नहीं, 49 तो ज्यादा हो जा रहा है। कितना आ रहा है? 39 आ रहा, 49 नहीं 39 आ रहा। इट इज कमिंग 39 हो गया। और C हो गया हमारा, क्या बताओ? C इज योर, इसका आगे वाला C इज योर AB। C इज योर AB, तो AB हो गया हमारा क्या? रूट अंडर AB, दिस माइनस दिस का स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर तो 0 हो गया, मतलब ये हो गया 56। ठीक है, तो A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। अब हम देखते हैं कि x1 y1 किसको हम बोलेंगे। हम x1 y1 किसको बोलेंगे? ये A को ही x1 y1 बोलेंगे, ऑलराइट। B को हम लोग x2 y2 बोलेंगे। B इज योर x2 y2 और C इज योर x3 y3। सो A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? A B C सब मिल गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखो इसमें हम इन सेंटर का फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला डालेंगे तो कैसे लिखेंगे देखते हैं, है ना? तो इन सेंटर इज इक्वल टू, इन सेंटर इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है फॉर्मूला? a इंटू x1, ये a है 25 इंटू x1 हो गया माइनस 36, 25 इंटू माइनस 36 प्लस b इंटू x2, b हो गया हमारा 39 इंटू x2 हो गया हमारा 20 प्लस c इंटू x1, c हमारा 56 है, c सॉरी a x1 b x2 c x3, 56 इंटू x3 कितना? 0, 56 इंटू 0। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। डिनोमिनेटर ये तीनों को जोड़ दोगे, 25 प्लस 39 प्लस 56। सबको इन सेंटर निकालना है, कैसे समझ में आ रहा है ना? चलो अब आगे देखते हैं इसका क्या होगा। दिस इज a इंटू y1, 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 प्लस b इंटू y2, दैट इज व्हाट? 39 इंटू 7, 39 इंटू 7 प्लस c हो गया हमारा 56 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाय, नीचे फिर से वापस वही 25 प्लस 39 प्लस 56। आई होप सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह। हो गया। अब देखो कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है। 25 और 36 कितना हो रहा है? 900 हो रहा है, माइनस 900 और ये 720 नहीं 78 कितना 680 माइनस 900 780 माइनस 900 से 780 जाएगा, माइनस 900 प्लस 780। ओके, और ये तो जीरो हो गया। डिवाइड बाय नीचे कितना आ रहा देखते हैं,
तो ये 50 से ये 20 30 50 50 50 100 120 आ रहा है। ऐसे ही वहां पे देखते हैं कितना हो रहा है। ये हो गया हमारा कितना 25 इंटू 7 अलग 25 इंटू 7 हो गया हमारा कितना 175 हो गया। ये हो गया 39 इंटू 7 40 इंटू 7 280 होता है, 3 घटा दो 7 घटा दो 273 और वो हो गया हमारा क्या 56 448 divided by 120 and I think it is giving you 1,0 minus 1,0 ये दे रहा है। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. चलो तो ये इंसेंटर निकालना थोड़ा लंबा होता है, इंसेंटर निकालना, और ये सरकम सेंटर वो थोड़ा और लंबा होगा। थोड़ा समझ जाते हैं कैसे हम करते हैं क्या नाम है उसका, सरकम सेंटर निकालते कैसे हैं। फिर से फटाफट एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं A1,1 हो गया, A1,1, B हमारा 2,3 है और C हमारा है कितना -2, तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स। अब इसमें हम निकालना चाहते हैं क्या सरकम सेंटर, तो बीच में एक तो पॉइंट ले लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं H, K। जैसे कल मैं बता रहा था इसको हम H, K लेते हैं। तो अगर ये सरकम सेंटर है तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम होगा। ओके, एच पी द सरकम सेंटर हम लिख सकते हैं एच पी इज सरकम सेंटर। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। बोलो सबको समझ में आया? पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी लिख दिया, क्यों? क्योंकि यही तो डेफिनेशन है सरकम सेंटर का। इससे ये तीनों डिस्टेंस जो होता है सेम होता है, तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होगा। डेफिनेशन में मैं लिखा हूं शायद, देखो सरकम सेंटर इट इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल फ्रॉम व्हिच द वर्टेक्स आर इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब हो गया सेम डिस्टेंस में है। ओके, तो हम लिखते हैं अभी PA इज इक्वल टू PB लिखते हैं। ऑलराइट, इफ PA इज इक्वल टू PB, if PA is equal to PB implies PA का स्क्वायर is equal to PB का स्क्वायर। if PA is equal to PB implies PA का स्क्वायर is equal to PB का स्क्वायर। तो अभी देखते हैं कि PA का स्क्वायर क्या आएगा। PA डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे ना, h-1 का स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर। तो h-1 का स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर, तो ये PA का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। P है ये, B है ये, तो कितना हो जाएगा बताओ? h-2 का स्क्वायर प्लस k-2 का स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है ये वाला, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना? चलो अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। इसका स्क्वायर कर देते हैं, h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? PB ये 3 है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6k, 9 और 6k हो जाएगा प्लस 9 माइनस 6k। अच्छा बताओ अभी सबको समझ में आया यहां तक? Yes, sir. तो फिर कैंसिल करते हैं जो कैंसिल हो रहा है। h स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, k स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल। ओके, अब हम लिखते हैं बाकी जो बच गया उसको, h और k एक साइड लेके आ जाते हैं। ये -2h है, इधर से 4h आ गया इस तरफ, -4h इस तरफ है, इधर आने से +4h होगा। 4h - 2h इज योर 2h। ओके,
देन के में देखते हैं -6 के इधर है, इधर आएगा तो +6 के हो जाएगा, तो 6k - 2k + 4k इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चलोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 + 9 13 है और यहाँ से 1 + 1 -2 होके चले जाएगा 11। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। PA इज इक्वल टू PB करके अब PA इज इक्वल टू PC कर लेते हैं। if PA is equal to PC implies PA का स्क्वायर is equal to PC का स्क्वायर। तो PA का स्क्वायर लिखते हैं अभी। दिस implies PA है ये h - 1 का स्क्वायर प्लस k - 1 का स्क्वायर, h - 1 का स्क्वायर प्लस k - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर, PA है CA है, तो h + 2 का स्क्वायर, h + 2 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर। आई होप मैं सही लिख रहा हूं यहां तक, ठीक है। तो h - 1 k - 1 h + 2 k - 2, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो इट इज कमिंग h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर, ओके ना, k स्क्वायर उसके बाद प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। ओके, फिर से वही चीज जो कैंसिल होता है पहले उसको कैंसिल करते हैं, तो h स्क्वायर के साथ h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर के साथ k स्क्वायर कैंसिल। अब h और k हम इधर लेके आ जाते हैं दोनों को, है ना। तो इधर -2h है, ये 4h इधर माइनस होके आ जाएगा, मतलब -6h हो जाएगा। तो ये हो गया -6h। ऑलराइट, और क्या होगा, -2k है, 4k इधर आ जाएगा, +2k हो जाएगा, +2k इज इक्वल टू हमारा कितना मिल रहा है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नंबर है 4 + 4 8, यहाँ पे नंबर है 1 + 1 2, तो 8 से 2 जाने से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हम कैंसिल नहीं करते हैं सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 2 हो गया ये। अब ये इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन 1 है। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको h और k का वैल्यू मिल जाएगा, तो ही हो जाएगा सर्कमसेंटर। एंड दिस इज द लेंथी प्रोसेस, यही प्रोसेस में हमको करना पड़ रहा है। ओके, चलो देखते हैं। ऑलराइट, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं ना, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट ये 6h हो जाएगा। इसका नीचे लिख देता हूं, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके 6h प्लस 12k इज इक्वल टू 33। ओके, 6h प्लस 12k इज इक्वल टू 33। सिद्धांत, व्हाई सो लेट? सो गया था। अरे यार, तुम इतना बहुत सारे क्लासेस में सो जाते हो तुम। थोड़ा अलार्म दे के ये करो, क्लास को ऐसे मजाक करने से कैसे होगा। इसका पहले भी 1-2 क्लास में तुम बोला था एब्सेंट हो गया, मैं सो गया, तो थोड़ा उसका हाँ 2-3 क्लास पहले बोला था तुम कि मैं पलक झपका रहा था, सो गया था, क्लास ही नहीं करता उस दिन पूरा। थोड़ा ध्यान दो क्लास का ऊपर, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग, तुमको तो पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नया चीज हम लोग पढ़े नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी आगे से जो क्लास पढ़ाया जाए उसको देखो। तो एनीवे, तो ये हो गया हमारा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया कितना 14k। 14k इज इक्वल टू 39, तो किसमें से k का वैल्यू मिल गया कितना, 39/14। ओके, तो थोड़ा अटपटा सा वैल्यू आया, जो आया हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ले लिए ऐसा आएगा, ठीक है। तो यही वाला वैल्यू जो k का वैल्यू जो है ना, किसी एक में पुट कर दो, h इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो उसमें से हमको h का वैल्यू मिल जाएगा। आई एम नॉट डूइंग दैट, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन, यू विल हैव टू डू इट। ओके,
तो H मिल गया, K मिल गया, तो वो हो गया हमारा सर्कम सेंटर। बोलो सबको पता चला सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं, इन सेंटर कैसे निकालते हैं। अब सेंटर निकालना तो कोई मुश्किल बात है नहीं, तीनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तीनों को डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्वेश्चन लिखो। सॉरी, कुछ शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं ना, अभी हम 2-3 तो शॉर्टकट लिखते हैं। क्या क्या होता है शॉर्टकट? पहला शॉर्टकट लिखो, इफ D, E, F are the midpoints. D, E, F are the midpoints of the sides of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC, of a triangle ABC, then ओके, अगर AB से एक ट्राइंगल है, उसका आगे में जो साइड्स ए बी सी सी ए और ए बी है, इनका मिड पॉइंट हमको पता है, देन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू कितना है। तो पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, फिर उस पे समझाता हूं क्या है ये। ओके, ये ट्राइंगल हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए का सामने में जो है ना BC है, इसका मिड पॉइंट D है। ओके, B का सामने जो मिड पॉइंट AC है, इसका मिड पॉइंट E है, और C का सामने जो है इसका मिड पॉइंट F है। ये सब मिड पॉइंट से लिखा गया है सवाल में, है ना। तो फिर देखो A कैसे मिलता है। ओके, A कैसे मिलता है, A का सामने जो है ना वो माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, E प्लस F माइनस D, E प्लस F माइनस D। ऐसे B निकालेंगे कैसे, B D प्लस F माइनस C, D प्लस F माइनस C। हम क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और C क्या हो जाएगा, C C C C, ये C है, C का सामने F है, तो हमारा हो जाएगा D प्लस E माइनस F। बोलो सबको दिखाई दिया, ये दिखाई दे रहा ना सबको। तो ये हमारा हो गया, मतलब अगर सामने वाला मिड पॉइंट दे दिया होगा तो शॉर्टकट में हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसका पर क्वेश्चन तो नॉर्मल मेथड में भी कर सकते हो, स्कूल का लेवल में कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम उसको कर नहीं रहे क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन क्लास 9-10 में किया होगा। तो हम सीधा मिड पॉइंट कैसे, इसका आगे वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं उसके लिए शॉर्टकट बता दिए। क्वेश्चन करेंगे, पता चलेगा कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 फॉर्मूला लिख लो। नंबर 2 फॉर्मूला, इफ A, B, C are the three vertices, A, B, C are the three vertices of a parallelogram ABCD, then D is equal to B plus C minus A. D is equal to B, एक मिनट, A, B, C, D, A plus C minus B, sorry। ओके, क्या हो जाएगा, A प्लस बी, डी चाहिए ना, ए प्लस सी, ए प्लस सी माइनस बी,
ए प्लस सी माइनस बी। इसका मतलब है कि हमको ये 3 पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया है। तो इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों को ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट द क्या, द फोर्थ वर्टेक्स क्या है, निकल के आ जाएगा। ओके, चलो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करके बताता हूं कि कितना जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला को अगर यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन को हम फटाफट कर सकते हैं। और कैसे निकला उसका भी लॉजिक है, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स लेके देखोगे तो बन जाएगा। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, इसको pq ले लो तो निकल जाएगा ये। ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट वन, वो क्वेश्चन आने वाला है नहीं स्कूल के एग्जाम में अभी, क्योंकि हम लोग इक्वेशन जो पढ़ेंगे उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, हम बेसिक सा चीज पढ़ रहे हैं। अगर मान लेते हैं जेई में आया गया या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल लिख लो एक तो। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, हो गया, वो वर्ड प्रॉब्लम में दिया होगा, लिखा होगा कि ऐसे 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 है। मैं उसको क्या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं। ये पॉइंट मान लेते हैं 1,5 है, ये पॉइंट मान लेते हैं 7,2 है, और ये पॉइंट मान लेते हैं 5,4 है। ओके, तो ये ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं डी है, ये पॉइंट का नाम डी है, ये पॉइंट का नाम ई है, ये पॉइंट का नाम एफ है ना। ये हमको दिया है, हमको बोला है कि ये इज इक्वल टू ये है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन है। ये फिगर में जो चीज पर मेंशन कर दिया हूं वो सारी चीज बोल रहा है ये ट्रायंगल का बारे में, कि ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका। तो हमको सवाल बोला है कि फाइंड ए बी एंड सी, मतलब ए का कोऑर्डिनेट बताओ, बी का कोऑर्डिनेट बताओ और सी का कोऑर्डिनेट बताओ, ये हमको सवाल में बोला है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, ए का फॉर्मूला क्या बोलता है, e प्लस एफ माइनस डी, है ना, यूज करते हैं। ए इज इक्वल टू ई प्लस एफ माइनस डी। देखो कितना आसान होगा, एक ही लाइन में बन जाएगा। ये ई है, ये एफ है, माइनस ये 7 प्लस 5 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 हो गया 11। समझा, ऐसे हम यूज करते हैं। 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 5 1। पता चला एक पॉइंट कैसे निकल के आ गया। आया कि नहीं? बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट क्या होता है, बी का सामने जो है वो माइनस हो जाएगा। डी प्लस एफ माइनस डी प्लस एफ माइनस ई। ओके, लेट मी आस्क यू, बता रहे हो कैसे है? ई माइनस होगा, ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो बताओगे क्या होगा, एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा? Not able to understand? So x 7. x कितना? 1 plus 5 minus 7. हाँ, 1 plus 5 minus 7. 1 plus 5 हो गया 6, 6 minus 7 हो गया -1. ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? So y coordinate 7. 7 -1 7. -1 7। चलो c पॉइंट निकालते हैं अभी। c पॉइंट क्या निकलेगा, इसका सामने कौन है, f, f माइनस में होगा, तो d प्लस e माइनस f। चलो अब बता दो इसका आंसर क्या होगा? 3. बोलो आगे। 5. 3 और 5। एक बार और बोलो, दिखाई दे रहा है ये कोऑर्डिनेट क्या लिखा है? ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है। d प्लस c, d ये है 3 3 सर 3 3 हाँ 3,3 हाँ 3,3।
तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ किसी बात अलग बात है, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? मतलब फॉर्मूला को हम यूज कैसे करते हैं उसके बारे में समझ में आ गया सबको? चलो, इसको करने का अलग प्रोसेस है। अगर तुम स्कूल वाला मेथड में करना चाहोगे तो करोगे, इसका x1 y1 ले लोगे, इसको x2 y2 ले लोगे, इसको x3 y3 ले लोगे। तो x1 प्लस x2 बाई 2 हो गया 5, उसमें से x1 प्लस x2 निकल के आ गया, फिर y1 प्लस y2 बाई 2 हो गया 4, y1 प्लस y2 हो गया 8, ऐसे ही x1 प्लस x3 ये सब करते जाओगे तो उसमें से हमको क्या होगा, मिलते जाएगा वैल्यू सब। ठीक है, तो 3 इक्वेशन मिलेगा और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको मिलेगा। तो 1 पेज या 1.5 पेज हो जाएगा अगर हम इसको करेंगे डायरेक्ट तो। ठीक है ना, डायरेक्ट करेंगे तो 1.5 पेज हो जाएगा, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में करते हैं। और स्कूल में ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं क्योंकि ये क्लास 10th वाला लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हम शॉर्टकट यूज करके जल्दी कर सकते हैं। चलो अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, मैं जब पैरेललोग्राम बोल रहा हूं ना, तो ये पैरेललोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब जितना सारा चीज पैरेललोग्राम का कंडीशन को ओबे करता है सबके लिए एप्लीकेबल है। पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया और क्या रेक्टेंगल हो गया, सारे के लिए सेकंड वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं, है ना। दिस इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ये पॉइंट हो गया हमारा कितना 1,2, 1,2, ये पॉइंट हमारा 3,8, ये पॉइंट हमारा -4,6, ये पॉइंट हमको पूछा कितना है। ठीक है, ये हमको पूछा कितना है। ए बी सी गिवन, डी इज इक्वल टू 1। तो हमको पता है कि d का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस सी माइनस बी। अब सबको ये पता चल चुका है कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। a प्लस सी करने से वो -3 आ रहा है, फिर उसमें -b करना पड़ेगा, -3 -3 -6 हो गया। पता चला सबको? ओके ना। ऐसे ही अगर हम करेंगे a प्लस सी, 8 हो रहा, 8 माइनस 8 0 हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। ओके, चलो ये हो गया हमारा क्या नाम है उसका मिड पॉइंट। और अगर दिया होगा तो साइड कैसे निकालते हैं, और पैरेललोग्राम का अगर 3 तो वर्टेक्स दिया होगा तो चौथा वर्टेक्स कैसे निकालते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक काम करते हैं, मैं देता हूं, है ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल, नहीं सर्कमसेंटर, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are okay, find the circumcenter of a triangle whose vertices are okay 2 5, ठीक है, 2 8 2 5 2 8 and -3 5। ठीक है, ये हमको दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल का हमको सर्कमसेंटर निकालने के लिए बोला है। अच्छा काम करते हैं ना, इसमें सर्कमसेंटर एंड कर देते हैं, एंड ऑर्थोसेंटर। इसमें सर्कमसेंटर का साथ हम ऐड कर देते हैं एंड ऑर्थोसेंटर, एंड ऑर्थोसेंटर। ओके, एक ट्रायंगल का सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर दोनों हमको निकालने के लिए बोला। ये पर्टिकुलर केस में मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा ड्रॉ करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं लंबा वाला क्वेश्चन नहीं है, शॉर्टकट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। इसका मतलब ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसा होना चाहिए, मैं इसीलिए दे रहा हूं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबको मैं डिफाइन कर दिया हूं। अगर हम देखेंगे ये फॉर्मूला
तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन कर दिया हूं। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इट इज द वर्टेक्स वेयर राइट एंगल इज फाउंड, और फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये बात मैं डिस्कस किया हूं, इसीलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में ऐसे ही देना चाहता हूं। ऑलराइट, लेट मी सी कि मैं क्वेश्चन जो दिया हूं उसमें आ रहा है कि नहीं। चलो ड्रॉ करते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक पॉइंट बोला है 2,8, मतलब x2 y8, x2 y8, ये एक पॉइंट हो गया। हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया क्या 2,5। 2,5 कहां पे होगा? यहां पे होगा। एक पॉइंट यहां पे हो गया और एक पॉइंट हमारा यहां पे हो गया। तीसरा पॉइंट बोला क्या है -3,5, -3,5 यहां पे आएगा, x -3 y5। तो ये पॉइंट हो गया -3,5, ये पॉइंट हो गया 2,5 और ये पॉइंट हो गया हमारा 2,8। जल्दी से बता दो तीनों पॉइंट का लोकेशन जो मैं दिया समझ में आया कि नहीं? तीनों पॉइंट का लोकेशन, हाँ। तो फिर इनको ज्वाइन करते हैं तो हमको ट्रायंगल मिलता है कि नहीं देखेंगे। देखो ये हाइट 5 है, ये हाइट 5 है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है, y दोनों में सेम है, तो ये एक लाइन हो गया। इसमें देखो x सेम है, इसमें भी x सेम है, तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होना चाहिए। ये दूसरा लाइन हो गया और ये ऑफ कोर्स तीसरा लाइन होना चाहिए। तो अगर मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूं, मान लेते हैं इसका नाम दे देता हूं, ये a लिख लिया, ये b लिख लिया और ये c लिख लिया, ठीक है। तो अब पूछोगे सर कैसे पता चला कि हम इस ट्रायंगल जो कर रहे हैं राइट एंगल कर रहे हैं? तो एक जगह में एक तो कोऑर्डिनेट रख लो यहाँ पे, और दूसरा कोऑर्डिनेट में ये दोनों में से एक फिक्स रखो, कांस्टेंट रख लो, और तीसरा में क्या, ये दोनों में से एक और तो फिक्स रखो। जैसे यहाँ पे मैं क्या 2 5 है, मैं 2 को रख दिया कांस्टेंट, 5 को चेंज कर दिया, और इसमें क्या कर दिया 5 को रख दिया कांस्टेंट, 3 को चेंज कर दिया। तो वो केस में वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, वो केस में वो राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। आई थिंक सबको समझ में आया ये वाला बात। तो फिर अब मैं इसमें निकालना चाहता हूं सर्कमसेंटर, इसमें मैं निकालना चाहता हूं सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर, आई कैन सी दैट इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। मैं तो देख रहा हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जगह 90 डिग्री मेरे को दिखाई दे रहा। तो फिर इसका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। बोलो रे, सबको समझ में आ रहा कि नहीं? तो यस सर। तो मिड पॉइंट निकालेंगे ना, -3 + 2, मिड पॉइंट निकालना तो आसान है, ये प्लस ये बाई 2, तो -3 + 2/2, ये x हो गया इसका, y कितना हो जाएगा 5 + 8/2, दिस इज इक्वल टू -1/2, 13/2। तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, सर्कमसेंटर। अच्छा, और क्या पूछा है कि सेंट्रोइड भी पूछा है, नहीं क्या ऑर्थोसेंटर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर जो है वो हमेशा निकलता है क्या, जहां पे राइट एंगल फॉर्म होता है। राइट एंगल कहां फॉर्म हुआ है? ए एंगल में, तो ए वाला ही हमारा ऑर्थोसेंटर है, इज इक्वल टू ए, जिसका वैल्यू हो गया हमारा 2,5। बोलो सबको पता चला ये वाला पॉइंट? यस सर। चलो और एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिख लो इसको, तीसरा। ये सारे चीज को याद रखना है ना, तीसरा या चौथा जो भी है नोट करके लिख लो। ये सर्कमसेंटर ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड all lie in one line. ओके, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड सारे जो है ना एक लाइन में रहता है, तो ये वो लाइन हो गया। यहाँ पे हमारा O,
ऑर्थो सेंटर रहता है, यहाँ पे हमारा सर्कम सेंटर रहता है, ये हमारा सर्कम सेंटर और ये हमारा ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रोइड जो है ना इसका बीच में रहता है, ये बीच में हमारा सेंट्रोइड आ जाएगा और खाली बीच में नहीं रहेगा, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, याद रखना है इसको। तो बाकी जो स्टेटमेंट के हिसाब से मैं नहीं लिखा हूं उसको फिगर के हिसाब से बता दिया, हो गया ना। तो सेंट्रोइड ये दोनों का बीच में रहता है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारी चीज सेम होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एवरीथिंग इज सेम, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड या जो भी है सारे सेम है। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल all points coincides। जितना सारे पॉइंट है सारे कोइंसाइड होता है, क्लियर ना? ठीक है, यस सर। चलो एक और चीज मैं बता देता हूं, उसको भी नोट कर सकते हो। ये एक ट्रायंगल है ABC, ओके। इसमें क्या हो गया, 3 पॉइंट में ले लिया, ये एक पॉइंट हो गया D, चेंज करता हूं कलर, D, ये पॉइंट हो गया हमारा D, ये पॉइंट हो गया हमारा E और ये पॉइंट हो गया हमारा F, हो गया DEF। तो कैसा है DEF? D जो है BC को K:1 रेशियो में डिवाइड करता है, E जो है CA को K:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब इन ऑर्डर जाओगे और सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। फिर ऐसे आओगे तो ये इसको K:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ऐसा है तो फिर DEF का सेंट्रोइड और ABC का सेंट्रोइड एक हो जाएगा। इन सच केस centroid of ABC and centroid of DEF coincides। मतलब अगर हमको 3 पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट यहां पे मिला, एक पॉइंट यहां पे मिला, एक पॉइंट यहां पे मिला, अगर ये 3 पॉइंट इनको सेम रेशियो में डिवाइड करते चलता है तीनों लाइन को, तो फिर इसका सेंट्रोइड और इसका सेंट्रोइड जो है सेम हो जाता है। याद रखोगे ये सब चीज, है ना? जरूरत पड़ेगा स्कूल लेवल का क्वेश्चन में नहीं, जे लेवल का क्वेश्चन करने के लिए जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। चलो हो गया इतना। अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल का एरिया और कोलिनियरिटी का बारे में, है ना? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। एक ट्राइंगल अगर है ऐसा, ये ट्राइंगल है, इसका ऊपर 3 पॉइंट है, x1, y1, ओके, x2, y2 और x3, y3। तो अगर ऐसा है तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा कैसे निकलता है, क्या करोगे, पहले हाफ लिखोगे, हाफ बाहर रहेगा, ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दे देना, ठीक है। फिर क्या होगा मैं बता रहा हूं, x रहेगा बाहर, अंदर 2 y रहेगा माइनस होके, फिर से प्लस होके x रहेगा बाहर, अंदर 2 y रहेगा माइनस होके, फिर से x रहेगा बाहर, अंदर 2 y होगा माइनस में। अब बोलोगे सर ये क्या चीज हो गया, तो इसका बाद हमको क्या लिखना है, बस इतना तो समझ में आ गया कि x बाहर अंदर 2 y, x बाहर अंदर 2 y, x बाहर अंदर 2 y। फिर क्या करना है, 1 2 3 लिख देना है, 1 2 3 खत्म। 1 से शुरू हुआ, अब 2 से शुरू करोगे, 2 3 1 2 3 1, अब 3 से शुरू करोगे, 3 1 2। आया समझ में फॉर्मूला?
ये हमारा डेल्टा निकलेगा। ये डेल्टा का वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, वो डिपेंड करता है हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं पॉइंट तीनों लेके या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो उस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगा। अगर ये पॉजिटिव निकला तो फाइन, उसी को एरिया बोल लोगे। अगर नेगेटिव निकला होगा तो उसका मॉड ले लेना तो एरिया हो जाएगा। पता चला क्या? सो दैट इज हाउ आई कैन फाइंड द एरिया। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका समझ में आया? हाफ लिखोगे, फिर x रखोगे, अंदर में y दो ठो माइनस, फिर x रखोगे, अंदर में y दो माइनस, फिर x रखोगे, अंदर दो माइनस। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 डन। सो दैट इज हाउ आई कैन फाइंड डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू देख के हम इसका मॉड ले लेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा तो आएगा, और अगर अलजेब्रा का फॉर्म में आएगा एरिया तो इन दैट केस हमको मॉड लिखना जरूरी है, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्म में कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हमको पता नहीं चलता। अलजेब्रा का फॉर्म का मतलब हो गया क्या? इन टर्म्स ऑफ k रहेगा, इन टर्म्स ऑफ a रहेगा, इन टर्म्स ऑफ b रहेगा। ऐसे सेट का चीज आने से हम उसको अलजेब्रा का फॉर्म बोलते हैं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव हमको पता नहीं है, इसीलिए उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मॉड लेना कंपलसरी है। बाकी नंबर आएगा तो पॉजिटिव होगा तो जरूरत नहीं है, नेगेटिव होगा तो लेना है। चलो, अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल जनरल। ये एक स्पेशल केस हम ले रहे हैं। स्पेशल केस क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 0 0 और A0 और 0B। मतलब फिर भी यहाँ पे भी हमको 3 पॉइंट दिया है, लेकिन ये 3 एक स्पेशल पॉइंट्स है। एक तो हो गया 0 0, ये पॉइंट हो गया 0 0, एक पॉइंट बोला A0, मतलब यहाँ पे होगा, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। और B दूसरा पॉइंट हो गया 0,B, 0,B ऊपर हो गया, 0,B। तो यू सी हमको एक ट्रायंगल मिला ऐसे करके, ये ट्रायंगल मिल गया। तो हमको पूछा कि बताओ भाई ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू बेस बोलने से ये डिस्टेंस, हाइट बोलने से ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है, तो a इंटू b उसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल के आ गया। सो दैट इज हाउ वी गेट। ऑल्सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ये फॉर्मूला यूज करने से वही निकलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे बोल के वो स्पेशल केस कंसीडर किए। समझ में आया ना? मतलब 3 पॉइंट में से अगर एक पॉइंट ओरिजिन होगा, एक पॉइंट एक्स एक्सिस का ऊपर होगा, एक पॉइंट वाई एक्सिस का ऊपर होगा, तो एरिया निकलता है हाफ इंटू एक्स एक्सिस का पॉइंट, वाई एक्सिस का पॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे, उनका मॉड ले लोगे। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। ओके, अब सोचो कि ये जो 3 पॉइंट में सोच रहा हूं, ये 3 पॉइंट में अगर मैं सोच रहा हूं कि एक लाइन का ऊपर है, अगर एक लाइन का ऊपर है मतलब उनका एरिया जो 0 होगा, मतलब ये डेल्टा का वैल्यू जो है 0 निकल के आ जाएगा। तो डेल्टा में क्या होगा? हाफ, क्योंकि ये टोटल 0 है तो हाफ हटा दोगे तो भी ये वाला पार्ट 0 होगा। एंड दैट इज द कंडीशन। कंडीशन क्या हो गया कि x1 into this much plus x2 into this much plus x3 into this much is equal to 0। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करेंगे तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज रिटन हियर कि कौन सा कंडीशन में ये हमारा क्या बोलते हो कोलिनियर होता है। हो गया ना? समझ में आ गया सबको? चलो अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, है ना? अच्छा ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस दिस। 3 वर्टेक्स हमको दिया है, हमको बोला है कि ये ट्रायंगल का एरिया निकालो। जल्दी से वो 3 वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ABC। ए हो गया हमारा 1,3, चलो मैं इसको x1, y1 लिख लेता हूं। B हो गया हमारा 4, -5, इसको मैं लिख लेता हूं x2, y2। और C हो गया हमारा -1, -3, जिसको मैं लिख लेता हूं x3, y3। ओके, हमको पूछा है कि ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ। चलो मैं एरिया निकालने के लिए डेल्टा निकालता हूं। डेल्टा ही निकालना पड़ेगा ना एरिया निकालने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट डेल्टा। फॉर्मूला लिख लूं क्या? चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला। हाफ इंटू x1 इंटू
y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। आई होप सबको समझ में आ रहा है। जल्दी से बताओगे। हाँ, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जितना सारा वैल्यू है उनको पुट कर देते हैं, है ना। वैल्यू जो यहाँ दिया है उसको पुट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। हाफ इंटू x1 का वैल्यू 1 है इंटू y2 माइनस y3 क्या हो गया, y2 -3 है और y3 हो गया हमारा -3, तो -5 + 3 हो गया प्लस x2 क्या हो गया 4 हो गया, x2 का वैल्यू 4 है इंटू y3 माइनस y1, तो इट इज कमिंग -3 ओके, प्लस x3 का वैल्यू है कितना, -1 है, सॉरी ये -1 है, तो ये प्लस छोड़ देता हूं, -1 लिख देता हूं डायरेक्ट, -1 इंटू y1 माइनस y2, तो ये 3 है, ये +5 हो जाएगा, 3 + 5। आई होप सबको समझ में आ रहा है यहां तक। सो दिस इज नाउ गिविंग यू हाफ इंटू क्या हो जाएगा बताओ, -5 + 3 हो गया हमारा -2, ठीक है, ये -2 हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, -6 -24 हो गया, ओके। उसके बाद हो गया हमारा क्या, प्लस या -8, तो माइनस में आ रहा है, तो कितना आ गया फिर ये, हाफ इंटू कितना हो गया बोलो, -34, तो ये हो गया -17। Therefore, required area is equal to delta का mod is equal to 17 स्क्वायर यूनिट। 17 स्क्वायर यूनिट हो गया रिक्वायर्ड एरिया। बोलो रे, समझ में आया सबको? हाँ या ना बोलो? यस सर। अब सुनो, यहाँ पे मैं जो बात बताने जा रहा हूं, ये जो है ना x एक्सिस y एक्सिस हो गया, मैं ये 3 पॉइंट जो है ना उनको लोकेट करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या हुआ है, हमको एरिया नेगेटिव कब मिला। तो ये पॉइंट हो गया 1,3 हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा। दूसरा पॉइंट हो गया 4,-5 4,-5 विल बी समवेयर हियर, ओके। और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा -1,-3 -1,-3 विल बी समवेयर हियर। मतलब हमारा ऐसे ट्रायंगल निकला है, ये ट्रायंगल का एरिया हमको मिला है। हम जा रहे हैं कैसे, पहले ये वाला पॉइंट लिए, फिर ये वाला पॉइंट लिए, फिर ये वाला पॉइंट लिए, मतलब हम क्लॉकवाइज गए। मतलब हमारा पॉइंट लेने का तरीका अगर क्लॉकवाइज होता है तो एरिया नेगेटिव निकलता है। चलो कोशिश करके देखते हैं कि इसी का एरिया निकालने का, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो क्या निकलता है, अगर मैं ऐसे आता हूं ऐसे, तो क्या एरिया निकलता है, ठीक है। तो मतलब मैं ए तो इसी को लूंगा, ए x1 y1, b ये a हो गया ना, ये हो गया, इसको b लिख देता हूं, इसको c लिख देता हूं। मतलब ये वाला हमारा a है, सही है, ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा। मतलब ये हमारा x2 y2 हो जाएगा और ये हमारा x1 y1 है ही, और ये हमारा x3 y3 हो जाएगा। तो फिर देखते हैं ना, 3 पॉइंट तो अभी भी हमारे पास है, एरिया निकाल के देखते हैं कितना आता है। लेट अस सी क्या एरिया हमको मिलता है, ठीक है। देखते हैं डेल्टा का वैल्यू क्या निकलता है। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू सी, x1 का वैल्यू कितना है हमारा 1 इंटू y2 यहां से आया -3 -3 + 5 हो गया, प्लस x2 यहां से आएगा जो कि -1 है, -1 इंटू x2 हो गया y3 - y1, y3 ये है -5, y1 ये है,
-5 -3 प्लस x3 हमारा 4 है, 4 इंटू व्हाट इज दैट y1 माइनस y2, y1 ये है और y2 ये है, सॉरी y1 3 है, y2 3 है, -3 है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो हमको कितना मिला देखो, इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या हुआ -2, ये 2 हो गया, प्लस दिस इज योर 8 हो गया, और प्लस ये 24 हो गया। देख सकते हो ना, एरिया निकला 17। बोलो समझ में आया सबको? यहां पे डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ गया, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज आए। मतलब हम अगर हम पॉइंट सब ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इन दैट केस हमको जो एरिया मिलेगा वो नेगेटिव, नहीं एरिया नहीं, डेल्टा मिलेगा, वो नेगेटिव में मिलेगा। लेकिन हमको उसमें दिक्कत नहीं है, उसका मॉड लेके उसको पॉजिटिव कर देंगे। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, वही चीज सब हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस में ही मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये पॉइंट नोट करके रख सकते हो। इफ द पॉइंट्स आर टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, if the points are taken in clockwise direction, then delta will be negative, and if the points are taken in anti-clockwise direction, delta is negative, positive। चलो, समझ में आ गया सबको? आ गया ना? अच्छा सुनो अब मेरे बात। सपोज ऐसा कर रहे हैं, सपोज हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा क्या चीज है बताओ? ये तो ट्रायंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। सपोज मेरे को इसका 4 पॉइंट दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, मतलब ये 4 पॉइंट मेरे को दिया है। तो फिर इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे डायगोनल, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, फिर जोड़ देंगे। बोलो समझ में आया? आया समझ में? मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमको 2 ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ P दिया है, दिस वन, एक मिनट, क्वेश्चन कुछ गलत है। फाइंड P if these are the vertices of a ट्रायंगल ऑफ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये 1 को काट देते हैं ना, ये जो 1 को इसको काट देते हैं। 1 को काटेंगे कैसे, लाके, ये 1 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या है बताओ? पॉइंट है कितना, 1 3 -4 2 एंड 5 3। चलो उनका नाम ले लेते हैं। अभी उनका नाम लेके स्टार्ट हो जाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है 1,3, बी पॉइंट हमारा हो गया -4,2 और सी पॉइंट हमारा हो गया 5,3। ये एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है। हमको बोला है कि ये ट्रायंगल का एरिया जो है वो एरिया है कितना, 10 स्क्वायर यूनिट। तो फिर P निकालो। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं रे बाबू बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा निकालने के बाद उसका मॉड लेते हैं, अगर नेगेटिव आया होगा या फिर अगर अलजेब्रा में आया होगा तो इसमें मैं इसको x1 y1 लिख लेता हूं, इसको मैं x2 y2 लिख लेता हूं और इसको मैं x3 y3 लिख लेता हूं। तो फिर डेल्टा निकाल लेते हैं, फटाफट डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा,
1 इंटू 2 माइनस पी प्लस x2 का वैल्यू -4 है इंटू p -3 प्लस x3 का वैल्यू 5 है 3 minus 2. So this is making it, ये इसको कितना दे रहा है हाफ इंटू दिस इज गिविंग मी ये 2 माइनस पी हो गया -4p प्लस 12 प्लस 5 हो गया एंड दैट इज गिविंग यू हाफ इंटू व्हाट इज इट 2 प्लस 12 14 19 minus 5p. प्लीज ऑल ऑफ यू टेल मी कि ये वाला एरिया जो निकला हमारा ये नंबर का फॉर्म में है क्या? नहीं है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर। इसका मतलब हम इस पे मॉड देंगे कंपल्सरीली। ओके, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा। सो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? हाफ इंटू हाफ का मॉड का तो कोई मतलब नहीं है 19 माइनस 5p का मॉड, ये हो गया हमारा। लेकिन हमको तो p निकालने के लिए बोला है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरे को एरिया ऑलरेडी दे दिया है 10 स्क्वायर यूनिट, एरिया का वैल्यू ऑलरेडी 10 स्क्वायर यूनिट दे दिया है, मतलब इसका वैल्यू 10 होना चाहिए। देयरफॉर हाफ इंटू 19 माइनस 5p का मॉड इज इक्वल टू 10 या फिर 19 माइनस 5p का मॉड इज इक्वल टू 20 हो गया। तो अभी जो बताने वाला हूं उसको याद रखना कि अगर मॉड x का वैल्यू a होता है तो x का वैल्यू प्लस माइनस a होता है, क्योंकि x का वैल्यू अगर प्लस a होगा तो भी मॉड a होगा और माइनस a होने से भी मॉड a होगा। तो यहाँ पे मॉड x के जगह पे मॉड ऑफ इतना लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं 19 माइनस 5p इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 लिख सकते हैं। तो इसमें से पता चल गया कि माइनस 5p का वैल्यू प्लस माइनस 20 माइनस 19 हो जाएगा, या फिर माइनस 5p का वैल्यू कैन बी ये हो जाएगा हमारा 1 और माइनस 39। तो उसमें से p का वैल्यू निकल के आ गया क्या -1/5 और 39/5। जरा जल्दी से बता दो, सबको समझ में आया क्या? यस सर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पूरा एम नहीं है, हमारा पूरा एम ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था। हमारा एम था यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ उसको समझना था। पिछला क्वेश्चन में तुमको ये पता चला कि क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव आ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। पिछला क्वेश्चन में ये पता चला तुमको कि अगर डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे डेल्टा नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव आता है नंबर में तो मॉड लेके पॉजिटिव कर देंगे उसको, पॉजिटिव आता है तो वही हमारा एरिया हो गया। इस क्वेश्चन में हमको ये पता चला दो चीज, एक तो एरिया अगर नंबर में नहीं आया तो मॉड देना कंपलसरी, एरिया अगर मॉड में नहीं आया सॉरी नंबर में नहीं आया तो मॉड देना कंपलसरी, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलेगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये मॉड देना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात हो गया क्या, आगे मॉड x इज इक्वल टू a है तो x का वैल्यू प्लस माइनस a, ये हम फंक्शन चैप्टर में भी पढ़े थे, लेकिन बहुत दिन पढ़े थे याद नहीं होगा तो इसलिए मैं इसको लिख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल? चलो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला। ये बोल क्या रहा है कि 3 तो पॉइंट अगर कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा x1 y1 है, ये पॉइंट हमारा x2 y2 है और ये पॉइंट हमारा x3 y3 है। तो ये कोलिनियर कब होता है? When these 3 points are collinear, ये कंडीशन हो गया। जो हम उस समय पढ़ रहे थे ना वही चीज है। एरिया में जो डेल्टा निकाल लेते हैं यहाँ पे भी डेल्टा का जगह में जो लिखा है, अगर कोलिनियर है तो एक तो ट्रायंगल नहीं बना सकता। अगर 3 तो पॉइंट एक लाइन का ऊपर है तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा? ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा इसका मतलब है कि उसका एरिया 0 होगा, तो डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो डेल्टा 0 तो उसमें से हम निकाल के ले आए, ये वाला 0 हो गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड पी इफ दिस आर कोलिनियर। तो हमको 3 पॉइंट दे दिया है। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। हमको 3 पॉइंट दे दिया है। एक पॉइंट हो गया हमारा ए मान लेते हैं, इसको 1,4 लिख लेता हूं और इसका कोऑर्डिनेट को मैं x1, y1 लिख लेता हूं। फिर दूसरा पॉइंट हो गया बी, जो कि हो गया हमारा 3,2 और उसका कोऑर्डिनेट को मैं लिख लेता हूं x2, y2। फिर तीसरा पॉइंट हो गया सी, इसको साइक्लिक लिखो या फिर मतलब क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट तो 0 होना है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी जाओ। ओके, चलो ये बन गया इतना। अब हम लिखेंगे ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। एज क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रहा हूं, है ना, एज ए बी सी आर कोलिनियर, सो चलो वैल्यू पुट करते हैं। क्या बोलता है, x1 का जगह में कितना है, 1 है। x1 का जगह में कितना है, 1, तो 1 इंटू y2 माइनस y3, तो 1 इंटू y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 इंटू y3 माइनस y1 2 माइनस 4 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, p है, इंटू y1 माइनस y2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। और क्या है, यही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस हो रहा है, इनफैक्ट 2 माइनस 4 माइनस 2, ये माइनस 6 हो गया, प्लस दिस इज 2p इज इक्वल टू 0, या फिर 2p का वैल्यू 6 हो गया, उसमें से p का वैल्यू हमको मिल गया 3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? इतना याद रखना। तो इतना याद रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन में जब हमको ट्रायंगल में देगा p का 2 वैल्यू आएगा और कोलिनियर का केस में हमको 1 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो ये 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहले थोड़ा छोटा है, 1 2 5 माइनस 3 नंबर 1 2 5 माइनस 3। ओके, सवाल हमको क्या बोला है, सुनो। सवाल बोला है कि ये बोला है कि फाइंड अ कंडीशन दैट xy may lie on the line joining this and this। तो मतलब xy इसका लाइन का ऊपर रहता है, ये बोल रहा है, मतलब कोलिनियर। अगर xy इनका ऊपर रहेगा, xy lie on the line joining this and this, that means xy इनका साथ कोलिनियर है। तो मैं क्या कर सकता हूं, बोल सकता हूं कि xy b यहां पे कहीं पे है, x, y। ठीक है, तो लिख सकते हैं if xy lies on the line joining xy lies on the line joining okay 1 2 and 5 minus 3, then they must be collinear, they must be collinear। ओके, तो कोलिनियर का कंडीशन डालते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 s3 y3 कर लेते हैं, ये वाला को x1 y1 लिख देते हैं, ये वाला को x2 y2 लिख देते हैं, और ये वाला को x3 y3 लिख लेते हैं, है ना। तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा, therefore 1 into y plus 3 plus x into minus 3 minus 2 plus 5 into
5 into 2 minus y is equal to 0। अरे बता दो, समझ में आ रहा है सबको? बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा, ये जो मिलेगा वही कंडीशन बनेगा। -5x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा दिखाई देने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द आंसर। क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. चलो फिर हम लास्ट क्वेश्चन जो है उसका करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी और ए डैश बी डैश से बोला है कि सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड ए डैश बी डैश शैल पास थ्रू दिस वन इफ दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब ये जो 3 नंबर क्वेश्चन किए वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नंबर का फॉर्म में दिया है, यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्म में दिया है। ओके चलो लिखते हैं अभी 2 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट है a, b, यहाँ पे एक पॉइंट है a डैश, b डैश, इनका बीच में एक पॉइंट आना चाहिए a माइनस a डैश, b माइनस b डैश। ओके, नाम अगर मैं दे दूं तो a b c कर देता हूं, a इसको b कर देता हूं, इसको c कर देता हूं। h c lies on a b, so a b c are कोलिनियर, है ना? ए बी सी आर कोलिनियर। फिर कोलिनियर का कंडीशन डाल देते हैं। Therefore x1 ये a हो गया इंटू y2 माइनस y3, तो b माइनस b डैश माइनस b डैश। ओके, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 का वैल्यू a माइनस a डैश है, प्लस a माइनस a डैश इंटू b डैश माइनस b डैश माइनस b, प्लस x3 क्या है हमारा, a डैश है, a डैश इंटू b, फिर उसके साथ ये माइनस हो जाएगा तो माइनस b प्लस b डैश इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये कोलिनियर है तो ये कंडीशन आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा बताओ, ab माइनस 2b डैश। सही लिख रहा हूं ना मैं? हाँ, तो ये हो गया हमारा, दिस इंप्लाइज ab माइनस 2ab डैश प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ab डैश माइनस ab माइनस a डैश b डैश माइनस a डैश b, प्लस इसमें b कैंसिल हो गया तो a डैश b डैश इज इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करते हैं, ab के साथ ab कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, a डैश b डैश के साथ a डैश b डैश कैंसिल हो गया। अब जो हमको मिल गया वो क्या है, इम्प्लाइज व्हाट आर दिस, ये देखो माइनस 2ab डैश और ये ab डैश मिलके क्या हो जाएगा, माइनस ab डैश इज इक्वल टू होगा नहीं, माइनस a डैश b। कुछ गड़बड़ है क्या? ये इसके साथ प्लस हो रहा है, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो रहा है, ठीक है? तो प्लस a डैश b प्लस a डैश b इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं कि माइनस ab डैश इज इक्वल टू माइनस a डैश b। तो हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव करो कि अगर ये उस लाइन में है तो इतना प्रूव करो कि a बाय a डैश इज इक्वल टू b बाय b डैश। तो हम इतना प्रूव कर लिए कि अगर उस लाइन में है तो यहां तक तो हमारा प्रूव हो गया। तो अगले लाइन में क्या कर लेंगे, a बाय a डैश इज इक्वल टू b बाय b डैश। हो गया सबका? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir.